हेलो 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 हेलो। मेरी आवाज आ रही है क्या भाई? माफ करना दोस्त, सेशन एक नहीं हो पाया था उस दिन। असल में ये है कि सेशन इसलिए हटवाया था कि उस दिन मेरे को निकलना था, और यहाँ आकर ऑफिस में आके मैंने सोचा ले पाऊंगा क्लासेस। बट यहाँ ओवर एंगेज है तो सारी चीजें बिल्कुल बस यही है, मिसमैनेज चल रही थी। तो ये है कि कल से सारी चीजें बिल्कुल सेट कर लेंगे और प्रॉपर अपनी घर से ही क्लासेस लेंगे, तो सारी चीजें डन चलेंगी। सिर्फ आज तक की बात थी। ओके। मेरी आवाज क्लियर है? आवाज आ रही है? एक बात बता दो, यस और नो। साउंड इज ओके? एक बार लिख दो, ऑडियो वीडियो बोथ ओके। ऑडियो वीडियो बोथ ओके। ये लो, मैं तो अलग ही भाग रहा हूँ ये। ओ, इसे बंद ही कर देते हैं। ठीक है। ऑडियो वीडियो बोथ ओके, चलो। देखो, हम लोगों के टॉपिक कौन कौन से बाकी हैं वो पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट हम लोगों का जो टॉपिक बाकी है वो एनपीए, बेसल नॉर्म्स, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, इन तीन पार्ट को तो हम लोग करेंगे। ठीक है। ये तीन क्लासेस में हम लोग के कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद बाकी बचता मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। इस पे फोकस करेंगे, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट पे। ये भी हम लोग कल वाली क्लास कहाँ गई? कल क्लास नहीं हुई है। ये रीनेम हो जाएगा। ये रीनेम हो जाएगा। ठीक है। कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट ये बचता है, फिर फॉरेन ट्रेड होगा हम लोगों का। और नेशनल इनकम हम लोगों का डन हो चुका है। नेशनल इनकम, ओहो, नेशनल इनकम का आधा पार्ट बाकी है ना मेरे भाई। नेशनल इनकम का आधा पार्ट बाकी है ना। ठीक है। नेशनल इनकम का हाफ पार्ट मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा तुम लोगों को। ठीक है सर? ठीक है। नेशनल इनकम का हाफ पार्ट है वो नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा, उसमें ज्यादा दिन लगे, आधा घंटा बाकी है। ये हम लोग कर लेंगे। ठीक है, डोंट वरी। अब जो मेन बचता, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट बचता है, फॉरेन ट्रेड बचता है। ये तीन टॉपिक मेन बचते हैं। इन तीनों के अलावा, इन तीनों के अलावा यही बचते हैं। नोट्स के लिए आप दो पेज छोड़ दो, ज्यादा पेज नहीं छोड़ने आपको नेशनल इनकम में। ठीक है, दो मतलब एक के आगे एक के आगे एक। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनपीए यार? अब जरा फोकस करो कंटेंट पे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनपीए अकॉर्डिंग टू यू? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनपीए? नॉन परफॉर्मिंग असेट का मतलब क्या है? नॉन परफॉर्मिंग असेट्स का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन परफॉर्मिंग असेट? नॉन परफॉर्मिंग असेट का मतलब क्या है? ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनपीए? एनपीए मतलब क्या है? असल में आप लोगों को मैंने पढ़ाया था, असेट मतलब संपत्ति। ठीक है। जो बैंक होता है, बैंक, ये आपका डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, ये आप लोगों को पता है। ठीक है। और यही बैंक होता है कि जो आपको आगे चल के लोन प्रोवाइड करता है। ऐसा है कि नहीं मेरे भाई? जो बैंक होते हैं ये आपका डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं और लोन प्रोवाइड करते हैं। जो ये डिपॉजिट होता है ये बैंक के लिए लाइबिलिटी होती है, इसको इन फ्यूचर पे करना होता है। और लोन होता है ये बैंक के लिए असेट्स होता है, जिसको इन फ्यूचर ये मिलता है, इसको यहां पर रिटर्न देता है। अब जरा समझिएगा, ये फॉर एग्जांपल एक व्यक्ति है, मिस्टर एक्स है, और इन्होंने क्या किया है कि बैंक से लोन लिया है। ठीक है, इतना क्लियर है दोस्त? ये मिस्टर एक्स हैं और इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने एक बैंक है, ठीक है, एक बैंक फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मान लेते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से क्या किया है कि लोन लिया है। ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से क्या किया मेरे भाई? लोन लिया है। इस बात को समझ रहे हैं आप लोग? इस बात को आप लोग समझ रहे हैं मेरे भाई? ओके। अब जब इन्होंने लोन लिया, मान लेते हैं कि इनको जो चुकाना है लोन टोटल मिलाकर 1,20,000 रुपए, 1 लाख लोन लिया, ब्याज ब्याज मिला के इनको टोटल 1,20,000 रुपए यहाँ पर पे करने थे। और जो एक इंस्टॉलमेंट बन गई है इनकी, 10,000 रुपीज पर मंथ की इंस्टॉलमेंट बन गई कि आपको 10,10,000 रुपए पर मंथ की तीन इंस्टॉलमेंट में ये पैसा चुकाना पड़ेगा। समझ में आया यहां तक? यहां तक समझ में आया? ओके। अब हुआ क्या, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं मिस्टर एक्स हैं, इन्होंने अपनी शादी के लिए लोन लिया था। ये राहुल मान लेते हैं, मिस्टर राहुल है जिनकी अभी शादी नहीं हुई है। ठीक है।
और इन्होंने लोन लिया था अपनी शादी के लिए, और इनको लोन चुकाना था 1,20,000 रुपए, 10,000 10,000 10,000 10,000 की इक्वल इंस्टॉलमेंट में। जब तक दहेज का पैसा था इन्होंने जनवरी में इंस्टॉलमेंट पे कर दी, फरवरी में इंस्टॉलमेंट पे कर दी, ठीक है, मार्च में इंस्टॉलमेंट पे कर दी, अप्रैल में इंस्टॉलमेंट पे कर दी। मतलब ये इंस्टॉलमेंट डन, ये डन, ये डन और ये डन। ओके, ये चार इंस्टॉलमेंट डन हो गई। मान लेते मई की इंस्टॉलमेंट भी पे कर दी, बट इन्होंने जून की इंस्टॉलमेंट पे नहीं करी, जुलाई की इंस्टॉलमेंट पे नहीं करी, अगस्त की इंस्टॉलमेंट पे नहीं करी। तो इन 3 महीनों में हम लोग बोलते हैं, एक बात समझना जरा, ये अगर हम लोग कहें तो ये लोन होता है, लोन, ये लोन एक असेट होती है, यस और नो? भाई जो ये लोन होता है ये बैंक की असेट होती है। अब यहां पर आप लोग देखो तो ये लोन यहां तक परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यहां पर ये जो लोन है ये परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है? भाई परफॉर्म करने का मतलब ये है कि इस लोन पर इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है मेरे भाई? मिल रहा है ना? और प्रॉपर मिल रहा है, मिल रहा है और प्रॉपर मिल रहा है। तो जब किसी लोन पर इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट प्रॉपर मिलता रहता है, जब ड्यू हो रहा है, तो हम बोलते हैं इट इज परफॉर्मिंग असेट, इट इज परफॉर्मिंग असेट्स। और जब किसी लोन पर इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट मिलना बंद हो जाता है तो हम लोग बोलते हैं इसे नॉन परफॉर्मिंग असेट, नॉन परफॉर्मिंग असेट। ओके, या दूसरे शब्दों में कहें, परफॉर्मिंग असेट को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड असेट, स्टैंडर्ड असेट, स्टैंडर्ड असेट। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ पॉइंट, इतना बताओ। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ पॉइंट? वंस मोर है, वंस मोर डांस हो रहा है, गाना चल रहा है। लै 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 ला 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 लै 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 ला ला लै 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 ला 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 ला। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल है, गाना चल रहा है ना, एक और बार सर, वंस मोर। अरे भाई सिंपल सी बात है कि मिस्टर राहुल है, इन्होंने लोन लिया था। ओके, इन्होंने जब बैंक से लोन लिया तो टोटल मिलाकर 1,20,000 रुपए इनको पे करने थे। अब 1,20,000 की 10,000 की 12 इंस्टॉलमेंट बन गई। पहला किस्त चुका दिया, दूसरा किस्त चुका दिया, तीसरा किस्त चुका दिया, चौथा किस्त चुका दिया, पांचवा किस्त चुका दिया। जब तक किस्त चुकाते रहे परफॉर्मिंग असेट कहलाई, स्टैंडर्ड असेट कहलाई। यानी कि ये असेट परफॉर्म कर रही है। इसका मतलब यहां पर ये कि इस वाली असेट पर इंस्टॉलमेंट प्रॉपर मिल रहा है। लेकिन जब इंस्टॉलमेंट मिलना बंद हो जाता है तो ये बन जाती नॉन परफॉर्मिंग असेट। तो एनपीए का मतलब क्या होता है कि जब किसी लोन पर 3 महीने या 90 डेज तक इंस्टॉलमेंट नहीं मिलता है तो ये आपका नॉन परफॉर्मिंग असेट कहलाता है। गाइस क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? ठीक है, अब जरा समझते हैं आगे। An asset become non-performing asset when it ceases to generate income for the bank। एक asset बैंक के लिए कब नॉन परफॉर्मिंग हो जाती है? जब वो परफॉर्म करना बंद कर देती है या उस पर दोस्त इंस्टॉलमेंट मिलना बंद हो जाता है। समझ में आ गया? क्लियर है? आगे बढ़े। क्लियर, नेक्स्ट आगे। नॉन परफॉर्मिंग असेट अब किन किन केसेस में नॉन परफॉर्मिंग असेट होती हैं? मैंने आपको 3 चीजें पढ़ाई थी, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट और बिल डिस्काउंटेड। याद आ रहा है? कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट और बिल डिस्काउंटेड। याद है ये सारी चीजें? जो ये कैश क्रेडिट होता है या ओवरड्राफ्ट होता है या बिल डिस्काउंटेड होता है, तीनों की बात कर रहा हूं, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट और बिल डिस्काउंटेड। इन तीनों के केस में अगर 90 डेज तक पैसा नहीं रिसीव होता है तो वो भी आपका यहां पर क्या बनता है? नॉन परफॉर्मिंग असेट। तो नॉन परफॉर्मिंग असेट इज अ लोन और एडवांसेस वेयर इंटरेस्ट
और इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल रिमेन ओवर ड्यू फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 90 डेज। समझ में आया? क्लियर हुआ मेरे भाई? अगर किसी लोन पर 3 महीने से ज्यादा 90 दिन से ज्यादा इंस्टॉलमेंट ड्यू हो जाता है तो वो आपका एनपीए कहलाता है। ड्यू होने का मतलब है आपने 3 इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया। द अमाउंट रिमेन ओवर आउट ऑफ ऑर्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ ओवरड्राफ्ट कैश क्रेडिट। ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट के केस में भी वही 90 डेज का कॉन्सेप्ट है। 90 डेज तक जो पैसा है वो नहीं रिसीव हुआ जब वापस होना था, और जब बिल का पेमेंट आना था, बिल का पेमेंट दोस्त ओवरड्यू हो गया और ओवरड्यू हुए 90 दिन से ज्यादा हो गए हैं, तब बिल डिस्काउंट के केस में भी यहां पर ये क्या कहलाता है आपका एनपीए कहलाता है। तो 3 केसेस कौन कौन से हो गए? कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, बिल डिस्काउंटेड। अगर तीनों केस में 90 डेज तक पैसा नहीं रिसीव होता है तो बैंक क्या बोलता है कि हमारा जो लोन है ये क्या बन गया है मेरे भाई? जो हमारा लोन है ये क्या बन गया है? एनपीए। एनपीए समझ में आया? नॉन परफॉर्मिंग असेट। कहने का मतलब ये है, कैश क्रेडिट का पैसा 90 दिन तक ड्यू हो गया, ठीक है, ओवरड्राफ्ट का पैसा 90 दिन तक हो गया, बिल डिस्काउंट का पैसा जो ड्यू डेट थी उससे 90 दिन से ज्यादा हो गया, तो यहां पर ये क्या बन जाएगा मेरे भाई? एनपीए। ठीक है, बिल डिस्काउंट के केस में, बिल डिस्काउंट ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं मेरे भाई, दो दो दफा पढ़ा है, बैंक रेट पढ़ाया था तब भी पढ़ाया था, और जब मैंने एडवांसेस पढ़ाया था तब भी ये तीनों पॉइंट पढ़ाए थे, कैश क्रेडिट क्या होता है, ओवरड्राफ्ट क्या होता है, बिल डिस्काउंट क्या होता है। क्लियर है? नेक्स्ट आगे। अब जरा ये वाला पॉइंट देखना, इसको रीड करो, इसको डिकोड करो, इसका मतलब क्या है? असल में है क्या अर्थ, जो फार्मर नहीं है उसके केस में ये 90 डेज का कॉन्सेप्ट नहीं लगता। उसके लिए ये नहीं है कि उसका लोन 90 डेज तक नेकर ड्यू हो गया तो उसे पे करना पड़ेगा। उसके केस में क्या है? फॉर एग्जाम्पल ये फार्मर है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, कोई फसल 6 महीने की हो रही है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, कोई 4 महीने की होती है, कोई एक एक साल की फसल भी होती है, तो एक साल वाली फसल को बोलते हैं हम लोग लॉन्ग सीजन क्रॉप, और उससे छोटी होती है शॉर्ट सीजन क्रॉप। ठीक है, लॉन्ग सीजन क्रॉप जैसे गन्ने की खेती होती है, शॉर्ट सीजन क्रॉप। ओके, तो अगर यहां पर ये बोला गया है कि इंस्टॉलमेंट है, अगर वो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप की बात करते, इट इज शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप। ओके,
शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप अगर है तो उस केस में क्या होगा, दो क्रॉप सीजन के बाद उसको एनपीए डिक्लेयर किया जाएगा। और अगर लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है तो उस केस में, लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है तो उस केस में वन क्रॉप सीजन के, तो बात तो वही आ गई ना भाई, दो क्रॉप सीजन यहां पर, जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि 6-6 महीने का है तो दो क्रॉप सीजन हो गए, और लॉन्ग में भैया एक पूरा का पूरा क्रॉप सीजन हो गया, बात तो वही है ना, इनको भी उतना टाइम मिला, इनको भी उतना टाइम मिला। तो कहने का मतलब यह है कि अगर शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है तो उस केस में 90 डेज के बाद एनपीए डिक्लेयर नहीं करेंगे, उस केस में यहां पर वर्ड यूज करेगा टू क्रॉप सीजन। ओके, टू क्रॉप सीजन। सर टू क्रॉप सीजन मतलब 12 मंथ ऐसा? हाँ, एक बात एक मान लो, देखो यहाँ पर जो किसान वर्ग होगा उसको पता होगा, हम बोल रहे हैं कि एक 4 महीने की फसल हुई, एक 4 महीने की फसल हो गई, तो फिर ये कितने क्रॉप सीजन हो गए? दो क्रॉप सीजन। या महीने की वजह से नहीं होगा, दो क्रॉप सीजन हो गए, कोई फसल कर, अब कोई फसल हो रही 6-6 महीने पे, तो मान लेते हैं मेरे दोस्त वो दो क्रॉप सीजन हो गए, ठीक है। लेकिन अगर 1 साल की क्रॉप है भाई, तो वो फिर क्या होगा, वो लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप होगी। समझ में आया अब? यहाँ ईयरली मत चक्कर में पड़ो, मैं बोल रहा हूं जो शॉर्ट ड्यूरेशन और लॉन्ग ड्यूरेशन का मतलब समझो। क्लियर हुआ ये? सर मेरा एसबीआई का एग्जाम है, नर्वस हो रही बेटा। एसबीआई का एग्जाम परेशान मत हो, जो करंट अफेयर है ना लास्ट 6 मंथ के करके जाना, जो भी आपका प्री कल होने वाला है उसमें। और इस बात का ध्यान रखना कि आपने वॉरियर बैच एक बार कर रखा हो कंप्लीट, तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, ठीक है, इसका ध्यान रखना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे देखते हैं। ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनपी, ये क्लियर हो गया मेरे दोस्त? यस। ठीक है, इसके एनपीए किन किन कैटेगरी में होते हैं? ठीक है मेरे भाई, ये क्लियर है दोनों चीजें? चलो नेक्स्ट आगे। अब आते हैं हम लोग असेट क्लासिफिकेशन पे। असेट क्लासिफिकेशन मतलब, जैसे मैंने बोला कि अगर कोई भी लोन अगर ड्यू है, कोई अगर लोन ड्यू है और उसका अगर टाइमली रिपेमेंट हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड असेट। ये बोलते कि नहीं बोलते, यस और नो मेरे भाई? स्टैंडर्ड असेट बोलते हैं। अगर फॉर एग्जांपल कोई लोन है और उस लोन का टाइमली रीपेमेंट हो रहा है, तो हम लोग बोलते हैं इसको क्या? स्टैंडर्ड असेट। और 90 डेज के बाद हम लोग इसे क्या बोलते हैं? नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। वही, नॉन परफॉर्मिंग असेट। यस और नो? नॉन परफॉर्मिंग असेट, ये आपको पता है। लेकिन यार ऐसा है कि एक बात बताओ, क्या बैंक 90 दिन तक और कुछ नहीं करता होगा? जैसे स्टैंडर्ड असेट पेमेंट हो रहा था, अगर वो पहली इंस्टॉलमेंट ड्यू नहीं हुई, पहली इंस्टॉलमेंट नहीं मिली, दूसरी नहीं मिली, तीसरी नहीं मिली, तो यहां पर क्या बैंक कुछ नहीं करता होगा? भाई इनको कैटेगराइज, तुम लोगों ने एक मूवी देखी होगी एक था जिसमें इमरान हाशमी था, भाई मैक्सिमम देखी होंगी उनकी तो। और उसी में दोस्त एक कपूर करके हीरो था, गुड बॉय बैड बॉय। याद रहा मेरे भाई, गुड बॉय बैड बॉय? तुषार कपूर, हाँ। ठीक है, गुड बॉय बैड, अरे वाला मूवी का गाना नहीं सुना? अशिकाना आलम है इश्क ने वाजा, आजा 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 जनाबे आलिया, सुना नहीं सुना मेरे भाई ये वाला? अरे यार तुम लोग नहीं सुनते, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब उस मूवी में क्या होता है कि वो कैटेगरी बनाते हैं, जो परेश रावल होता है होशियार बच्चों को एक क्लास में रखता है, कम होशियार को दूसरी क्लास में रखता है, ठीक है। और तीसरी क्लास में मेरे दोस्त एक और होता है, उनको रखता है जो बिल्कुल गधे टाइप के होते हैं, ठीक है।
ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं कि कैटेगरी कैटेगराइज कर दे जिससे कि हमें पता हो कि कौन किस बिरादरी के हैं। बिरादरी मतलब मेरे यहाँ पर जातिगत बात नहीं कर रहा हूं, मतलब ये कि कौन कितना होशियार है, कौन कम होशियार है, कौन किस लेवल पे है। ओके, ठीक है। अब यहां पर बैंक क्या करता है, बैंक भी कैटेगराइज करता है चीजों को। किस चीज के लिए कैटेगराइज किया जाता है भाई, अच्छे से मैनेज करने के लिए सब चीजों को। तो यहां पर ये क्या करता है कि इधर फर्स्ट वाली अगर इंस्टॉलमेंट ड्यू होती है तो इसे बोलता है SMA 0। सेकंड इंस्टॉलमेंट ड्यू हो रही है इसे बोलते हैं SMA 1। और तीसरी इंस्टॉलमेंट ड्यू हो रही है इसे मैं बोलते हैं SMA 2। SMA 0, SMA 1 और SMA 2। ठीक है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग स्पेशल मेंशन अकाउंट। स्पेशल मेंशन अकाउंट। फिर दोबारा सुनिएगा, एसएमए की फुल फॉर्म बनती है, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसएमए, तो याद रखना स्पेशल मेंशन अकाउंट। क्या है मेरे भाई, स्पेशल मेंशन अकाउंट। स्पेशल मेंशन अकाउंट, ठीक है। SMA 0, SMA 1, SMA 2, स्पेशल मेंशन अकाउंट। क्लियर है, स्पेशल मेंशन अकाउंट। क्लियर है, कोई डाउट? कोई दिक्कत यहां तक? एग्जाम का क्वेश्चन बन चुका है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसएमए। ठीक है, तो SMA 0 स्पेशल मेंशन अकाउंट, SMA 1 स्पेशल मेंशन अकाउंट 1, दूसरी इंस्टॉलमेंट ड्यू, तीसरी इंस्टॉलमेंट ड्यू होती है तो ये बन जाता है SMA 2। इसके बाद फिर क्या होता है यहाँ पर, इट बिकम आफ्टर 90 डेज नॉन परफॉर्मिंग असेट, आफ्टर 90 डेज। ओके, ठीक है। और स्टैंडर्ड असेट मतलब होता है टाइमली रीपेमेंट हो रहा है। यहां तक कोई डाउट? चीजों को रटना नहीं, याद करना है। एसएमए में कैसे रखेगा, देखो एसएमए में ऐसे रखेगा, स्टैंडर्ड मतलब रेगुलर इंस्टॉलमेंट का मिलना, एसएमए मतलब रेगुलर इंस्टॉलमेंट का मिलना मेरे भाई, एसएमए मतलब रेगुलर इंस्टॉलमेंट का मिलना, एसएमए मतलब रेगुलर इंस्टॉलमेंट का मिलना। एक बार लिख दो यस सर, एक बार लिख दो यस सर मेरे भाई। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। अरे यार तुम लोग सुनो, मैं बोल रहा हूँ एसएमए मतलब रेगुलर इंस्टॉलमेंट का मिलना, एसएमए मतलब रेगुलर इंस्टॉलमेंट का मिलना, नो। स्टैंडर्ड असेट मतलब रेगुलर इंस्टॉलमेंट का मिलना, ठीक है। रेगुलर इंस्टॉलमेंट मिल रही है मतलब परफॉर्मिंग असेट चल रही है। पहली इंस्टॉलमेंट ड्यू होती है उसको बोलते हैं SMA 0। अगर 1 से 30 दिन का पीरियड तक ड्यू है तो हम बोलते हैं SMA 0। 31 से लेकर 31 से लेकर 60 डेज तक ड्यू है SMA 1। और 61 डेज से लेकर 90 डेज तक ड्यू है SMA 2। आफ्टर 90 डेज इट बिकम NPA। इट बिकम NPA, यहां पे समझ में आया? स्टैंडर्ड असेट मतलब रेगुलर इंस्टॉलमेंट। ऐसे में पीरियड में बैंक क्या करती है, बैंक फॉलो अप अपना अच्छे लेवल पे कर देती होगी कि सर आपका ये जो इंस्टॉलमेंट है इसे SMA 1 कैटेगरी में मतलब रखने का ये है कि ये सारे वो लोन हैं जिन पर इंस्टॉलमेंट दूसरी ड्यू चल रही है, पहली भी और दूसरी भी। तो उनको बताइए जो भी कस्टमर है उनको कि भाई आपकी इंस्टॉलमेंट ड्यू हो गई, आपने नहीं रीपे किया तो फिर आपके लिए थोड़ा यहाँ पर चीजें क्रिटिकल होंगी। तो वो काफी चीजों को लेके फिर बैंक यहाँ पर फॉलो अप लेना स्टार्ट करता है। ओके, फिर उसके बाद क्या होता है, अब नोटिस भेजना है एंड एवरीथिंग। अब क्या हुआ कि चलिए ठीक है, बैंक ने यहां पर एनपीए डिक्लेयर कर दिया। अब एनपीए डिक्लेयर होने के 12 महीने तक, एनपीए डिक्लेयर होने के 12 महीने तक ये क्या कहलाएगा आपका, सब स्टैंडर्ड असेट। क्या कहलाएगा मेरे भाई, सब स्टैंडर्ड असेट। क्या कहलाएगा मेरे भाई, सब स्टैंडर्ड असेट। ये क्लियर हुआ? हमारे एक सर आए बिल्कुल क्लास लगने वाली, तो भाई कॉम वॉम करके जा रहे हैं। हम तो वो दिन भूल गए लास्ट टाइम कॉम कब किया था। बस ठीक है, सुबह भाई ठीक है शार लिया, उसके बाद कपड़ा भाई अपना प्रॉपर तैयार हुए, बस हाँ ठीक है पहुंच गए। क्या किसी को दिखाना है यार, अपने बच्चे ही तो हैं। और ये ऐसे मैरिड है फिर भी पता नहीं इन बच्चों क्या करें इन लोगों का है। ठीक है, चले गए।
सब स्टैंडर्ड असेट की बात करते हैं यहां पर, सब स्टैंडर्ड असेट की। तो ये क्लियर हुआ मेरे दोस्त। अगर आपका एनपीए डिक्लेयर हो गया है और एनपीए डिक्लेयर होने के 12 महीने तक के पीरियड में वो क्या कहलाएगा, सब स्टैंडर्ड असेट। 12 मंथ के पीरियड तक क्या कहलाएगा मेरे भाई, इस सब स्टैंडर्ड असेट। 12 मंथ का जो पीरियड रहेगा इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सब स्टैंडर्ड असेट। और यार दोस्त 12 महीने के बाद, 90 दिन के बाद, 1 साल तक, यस बॉस। अब यार दोस्त यहां पर सब स्टैंडर्ड असेट के बाद फिर 12 महीने तक ये कहलाएगा डाउटफुल असेट। क्या कहलाएगा मेरे भाई, डाउटफुल असेट। ठीक है, डाउटफुल असेट, डाउटफुल 12 महीने तक पीरियड में रखा जाएगा। और डाउटफुल होने के, देखो स्टैंडर्ड असेट मतलब रेगुलर इंस्टॉलमेंट का मिलना। पहली इंस्टॉलमेंट ड्यू होना एसएमए 0, दूसरी इंस्टॉलमेंट एसएमए 1, तीसरी इंस्टॉलमेंट एसएमए 2। उसके बाद फिर 12 महीने तक सब स्टैंडर्ड असेट की कैटेगरी में रखते हैं। बेटा उसका और बड़े स्तर पे आ गया वो, एनपीए हो गया। एनपीए मतलब होता है कि 90 डेज तक ये ड्यू है, 90 डेज हो चुके हैं। अब जब सब स्टैंडर्ड मतलब ये कि उस पीरियड में रखा जा रहा है जिसमें कि 90 दिन से ज्यादा का वक्त चल रहा है बट 1 साल से ज्यादा नहीं हुआ। लेकिन हाँ, अगर थोड़ी ये लोन तो डाउटफुल मतलब ये कि यार ये तो मक्कार है, तो सुधर ही नहीं रहा है। देखो समझ लो भाई, अलग एक बताओ, एक को काला पानी की सजा दे रहा है, एक को गरम गरम तेल में तल रहे हैं, ठीक है, एक को मेरे दोस्त उल्टा करके लटका के दे लठ दे लठ दे लठ दे रहे हैं। तो जो जितना ज्यादा कहीं ना कहीं गड़बड़ करेगा उस स्तर पर उसे रखा जाएगा ना। तो वैसा ही है, अगर लोन पहला ड्यू हो तो एसएमए 0, दूसरा इंस्टॉलमेंट ड्यू एसएमए 1, तीसरा एसएमए 2। जब 90 दिन से ज्यादा का वक्त निकल गया एनपीए और वो 12 महीने तक बना रहा तो सब स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड। और फिर सब स्टैंडर्ड होने के 12 महीने के बाद कहलाता डाउटफुल असेट। कल क्लास नहीं हुई थी, डाउटफुल असेट कहलाता है। ये समझ में आ गया। डाउटफुल के बाद क्या होगा, इसका ऑडिट किया जाएगा। ऑडिट मतलब होती है जांच। अब ऑडिट में पाया गया कि ये तो निकम्मा है, ये तो पैसा देगा ही नहीं, इससे तो आएगा ही नहीं। भाई ये तो निकम्मा है, ये तो पैसा देगा ही नहीं, इससे तो आएगा ही नहीं। फिर क्या होगा कि बैंक इसे डिक्लेयर कर देगा लॉस असेट्स। बैंक इसे डिक्लेयर कर देगा लॉस असेट्स। इस दौरान वो रिकवरी की प्रोसेस तो चालू रखता ही है। भाई रिकवरी की प्रोसेस तो चालू रखेगा ना भाई, ड्यू हुए ऐसा तो नहीं है कि भाई इतने साल टाइम तक बैठा रहेगा। भाई रिकवरी की प्रोसेस तो वो चालू रखेगा ही, लेकिन इस दौरान इस क्लासिफिकेशन को भी ध्यान में रखेगा कि हाँ ये डाउटफुल चल रहा है, कि ये चल रहा है, कि ये चल रहा है। एआरसी का काम आएगा बेटा, अभी आएगा एआरसी का। अनूप रुको तो सही। सर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे दिया, सेकंड नहीं दिया, थर्ड दे दिया। अब देखो ये मैं अपने पिताजी का केस बताता हूँ। असल में मेरे पिताजी का क्या होता है कि लोन, उनकी सैलरी आती है, पेंशन आती है, उसमें से किस्त कटती रहती है ऑटोमेटिकली। अब हुआ क्या कि एक वक्त की बात थी कि पापा ने मतलब अकाउंट में से पैसे निकाल लिए। जो मिनिमम इंस्टॉलमेंट पे करनी थी 12 या समथिंग कुछ था मेरे दोस्त, या 15 था ऐसा था। तो उस दौरान हुआ क्या कि पैसे नहीं कट पाए और वो ड्यू हो गए, हमें भी नहीं पता चला। भाई इतना ज्यादा इन चीजों को नहीं देखते, सारी चलती रहती है अपने आप सब प्रोसेस में। तो वो ठीक ठीक था, पापा की था ये काम सारा, वही देख रहे थे। तो पहली इंस्टॉलमेंट एक ड्यू हो गई, फिर दूसरी इंस्टॉलमेंट नेक्स्ट मंथ में कट गई मेरे भाई, तीसरी इंस्टॉलमेंट कट गई। तो फिर ये पता चला कि अरे आपकी तो पहली इंस्टॉलमेंट ड्यू हो गई। तो 3 कंसेक्यूटिव इंस्टॉलमेंट मैटर करती हैं। ठीक है, समझ रहे हो। 90 दिन तक, अब पहली ड्यू हो गई, दूसरी आपने पे कर दी, फिर आपने पहली पे कर दी, तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया। मतलब 90 दिन तक डिले होना जरूरी है अगर एनपीए डिक्लेयर कराना है। ये क्लियर हुआ। भाई लॉस असेट के बाद कोई एक्शन लेते बेटा, एक्शन तो अभी शुरू से ही शुरू कर देंगे। ये लोग जैसे ही एनपीए डिक्लेयर होगा उसके बाद से ही एक्शन लेना स्टार्ट कर देंगे। भाई क्यों अपना पैसा किसी को छोड़ेंगे, सीधी सी बात है। ठीक है, नोटिस देना, वहां पर जाना, ठीक है,
हर तरीके से पैसा रिकवर करने के लिए कोशिश करेंगे वो। ये समझ में आया? ठीक है, अब आते हैं यहां पर, असेट क्लासिफिकेशन हो गया, लॉस असेट हो गया, ये हो गया, ये एक बार रीड कर लो पूरा। ओके, ये असेट क्लासिफिकेशन हो गया। डाउटफुल आफ्टर 12 मंथ होगा ना? हाँ मेरे भाई, मैंने बोला स्टैंडर्ड, फिर सब स्टैंडर्ड आया, एनपी डिक्लेयर होने के बाद 12 महीने तक, फिर डाउटफुल 12 महीने रहा। ठीक है, सब स्टैंडर्ड के बाद। ठीक है, नेक्स्ट। अब एक बात बताओ, अपना पैसा रिकवर नहीं करवाओगे? बैंक बैंक क्या करेंगे? सिर्फ लोन ही लोन देंगे तो क्या अपना पैसा रिकवर नहीं करवाएंगे बैंक? करवाएंगे मेरे भाई। अब मैं तुम्हें थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में ले जाता हूं। अपने देश में सिविल कोर्ट हुआ करते थे, सिर्फ पहले सिविल कोर्ट। अगर किसी बैंक को अपना पैसा रिकवर करना है और किसी व्यक्ति ने पैसा ले रखा है, तो फिर बैंक कहां पर जाते थे? सिविल कोर्ट में। वह वो सिविल कोर्ट जिसमें लड़ाई का मुकदमा भी चल रहा है, ठीक है, दहेज का मुकदमा भी चल रहा है, सारे मुकदमे चल रहे हैं मेरे दोस्त, सारे के सारे मुकदमे चल रहे हैं। और ये एक और नया मुकदमा आ गया रिकवरी का। रिकवरी के केसेस और आ गए, यानी कि कहने का मतलब यह है कि अगर बैंक को अपना पैसा रिकवर कराना है तो वो कोर्ट जाएगा भाई, कोर्ट में जाएगा, वहां पर अपना केस रखेगा, वहां लड़ेगा, और मेरे दोस्त फिर अपना पैसा रिकवर करवाएगा। समझ में आया ये पॉइंट? खयाती सोनी इसमें पहली क्लास से आप देख सकते हो, बाकी वॉरियर 8.0 भी स्टार्ट हो रहा है 19 से। अच्छा, इसमें हुआ क्या कि धीरे 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 हुआ क्या, जैसे वक्त बीतता गया, वक्त बीतता गया, वक्त बीतता गया, तो लड़ाई के मुकदमे तो थे, यहाँ पर जो रिकवरी के केसेस थे उनमें टीपीटी आ गया। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट तो तुम्हें पता होगा, टीपीटी आ गया। बहुत ज्यादा टीपीटी आ गया मेरे भाई, बहुत ज्यादा टीपीटी आ गया। टीपीटी यानी कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, जज साहब तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख और तारीख पे तारीख। मेरे भाई तारीख पे तारीख आ गई। मतलब किसी ने कहा साहब मेरा पैसा, बेटा जाता ले ले, तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख। अपने देश की विडंबना है, यहाँ पर अगर किसी व्यक्ति का दहेज का मुकदमा है, या गलती से उस पर दहेज का मुकदमा लग गया, या उसकी पत्नी ने बोल दिया आपस में, पति ने बोल दिया कि मुझे डिवोर्स चाहिए, तो वो डिवोर्स होते होते वो बुढ़ापे इस स्टाइल से स्टार्ट करते हैं, जैसा मुझे डिवोर्स चाहिए, और ऐसी उम्र आ जाती जैसा मुझे डिवोर्स चाहिए, ऐसी उम्र तक आ जाती है। अपने देश की विडंबना है मेरे भाई, ये विडंबना है, इसलिए दोस्त तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख चलती रहती है। और इसी की वजह से हुआ क्या कि एक काम किया गया, कि एक काम करते हैं हम लोग, स्पेशली रिकवरी के लिए कोर्ट बना देते हैं। उन कोर्ट का नाम दिया गया डीआरटी, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, और डीआरएटी, डेट रिकवरी अपीलेटेड ट्रिब्यूनल। डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल और डेट रिकवरी अपीलेटेड ट्रिब्यूनल। तो अब बैंक कहां पर जा रहे थे अगर उन्हें अपना पैसा रिकवर कराना था मेरे दोस्त? तो वो डीआरटी में जा रहे थे और डीआरएटी में जा रहे थे। जैसे आप कर रहे हैं वॉरियर की टाइमिंग में, 4, 5, 6, 7, 7:30। अच्छा एक बात बताना, क्या ये रेगुलर होता है? बहुत रेयर हुआ होगा। और ये तभी होता है जब मैं गुड़गांव आता हूँ, घर बैठ के तो मैं कभी नहीं करता। तुम ऐसी बात बोल दे तो मेरा दिल टूट जाता है। हाय मेरा दिल, हाय मेरा दिल। चलो कोई नहीं। मतलब हुआ क्या, इनिशियली आप लोग देखेंगे तो बैंक को क्या करना पड़ता था कि कोर्ट जाना पड़ता था अपने पैसे को रिकवर कराने के लिए, या 10-10 साल, 20-20 साल केस चलते रहते थे। और फिर क्या होता था कि मेरे भाई, ये लोग इसका फायदा उठाने लगे थे कि पैसा ले लो, चलता रहेगा मेरे दोस्त, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। ओके, फिर जब बैंक के लिए स्पेशल कोर्ट खोलकर रिकवरी के लिए डीआरटी और डीआरएटी, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, डेट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल,
डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, डेट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि 2002 आते आते यहां पर भी मेरे दोस्त क्या आ गया, टीपीटी आ गया। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, जज साहब तारीख पे तारीख आ गई मेरे भाई। अब ये बताओ अब क्या किया जाए। हेलो। ये बताइए मेरे भाई, अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए। किसका फोन आ गया? अरे वो मैम का आया था एक का, वो कहती हैं कि आशीष सर। मैंने कहा हाँ मैम बताइए। अरे आशीष सर, मैंने कहा हाँ मैम बताइए। अरे वो हमें उसका रिव्यू का डेटा चाहिए था। मैंने कहा अच्छा, मैं बिजी हूँ, मैं अपने बच्चों के साथ हूँ। तो फिर वो चली गई भाई, ठीक है। अब सुनो जरा ध्यान से, ये यहां तक क्लियर हो गया। तीसरा, फिर क्या किया गया, फिर एक एक्ट बनाया गया। एक्ट को यहां पर क्यों बनाया गया कि यहां पर भी भाई बंदे को अपना पैसा रिकवर करने के लिए कोर्ट जाना पड़ रहा है, और यहां पर भी कोर्ट जाना पड़ रहा है। भाई दिक्कत क्या है? भाई दिक्कत तो ये है कि यहाँ पे भी तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख चलती जा रही है। एक एक्ट बनाया गया, उस एक्ट में बोला गया कि आपको कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। आप 60 दिन का नोटिस दीजिए, 60 दिन में पैसा आ जाता है तो ठीक है, आप नेक्स्ट डे जाइए इनकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लीजिए। 60 दिन का नोटिस दीजिए, ठीक है। अब इस एक्ट का नाम क्या है? सरफाइसी एक्ट, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट एंड आगे आगे आगे। सिक्योराइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। अब जरा देखिएगा, इसकी फुल फॉर्म आपको याद करनी, जल्दी से इसे पढ़िए, इसे पढ़िए मेरे भाई। सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। अब मुद्रा लोन कैसे रिकवर होगा बेटा? मुद्रा लोन ऐसे रिकवर होगा, फॉर एग्जाम्पल कि मतलब वही वाली बात है कि अपना पैसे के लिए बैंक को जगह जगह जाना पड़ेगा। ए भाई सुन ना, मेरा पैसा देना। ए भाई सुन, मेरा पैसा देना। ए भाई प्लीज मेरा पैसा देना। ये इस कंडीशन में होगा। विदाउट कोलेटरल लोन है, इतना आसान नहीं है रिकवर करना। ओके, ये फुल फॉर्म याद हो गई? ये फुल फॉर्म याद हो गई मेरे भाई? सरफाइसी एक्ट 2002। अब जरा देखिएगा इस एक्ट में क्या बोला है कि, जरा पढ़िए इसे, 1 मिनट ले रहा हूं, इसे रीड करो जल्दी से। जब तक मेरे भाई मैं एक गिलास पानी पी लूं, जब तक तुम लोग इसे रीड करो जल्दी से।
हेलो, ये बताइए अभी तक एनपीए में कोई दिक्कत आपको? चलिए अब ध्यान से सुनिएगा। यदि किसी उधारकर्ता ने, वैसे आपको एक बार बात बताता हूँ, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो सीएस सीए कर रहे होंगे या जिन्होंने किया होगा, ड्रॉप किया होगा, उनको पता होगा कि ये जो सरफाइसी एक्ट है ये खुद में एक टॉपिक है बहुत बड़ा। अगर हम लोग पढ़ने के लिए बैठ जाएंगे तो शायद यही एक्ट ना खत्म हो। सिक्योरिटाइजेशन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002, डीआरटी डीआरएटी खुद में एक एक्ट के थ्रू है, तो इनको पढ़ने बैठ जाए तो ये खत्म ना हो। लेकिन हमें ये समझना है कि हमारे बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी चीजें इंपॉर्टेंट है, बस हम लोग उनको यहाँ पर ध्यान रख रहे हैं। ओके, तो ध्यान से देखिएगा। इफ बोरोअर डिफॉल्ट, बैंक हैव द फॉलोइंग पार्ट्स, बैंक के पास कुछ यहाँ पर पार्ट्स क्या है कि अगर कोई व्यक्ति उसका पेमेंट नहीं देता है तो टेक पोजेशन। टेक पोजेशन, पोजेशन का अर्थ मतलब समझते हैं आप लोग? पोजेशन का मतलब सेल लीज ऑफ द प्रॉपर्टी। बैंक क्या कर सकता है, उसका पोजेशन ले सकता है, सेल कर सकता है, लीज पे दे सकता है, मतलब कि किराए पर उसकी प्रॉपर्टी को। ये यहाँ पर बैंक के पास पावर है इस सरफाइसी एक्ट के थ्रू कि भाई 60 डेज का नोटिस दो। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर, इफ बोरोअर डिफॉल्ट, बैंक के पास ये सारी की सारी ये पावर है। ओके, अब समझने की जरूरत है थोड़ा, पोजेशन का मतलब क्या होता है? फोरफीट करना, जब्त करना। फोरफीट अलग है, वो शेयर्स का होता है। ठीक है, अब जरा देखिए यहाँ पर क्या है। पोजेशन मतलब है मेरे दोस्त, फॉर एग्जाम्पल ये मिस्टर राहुल हैं, इन्होंने अपनी शादी के लिए लोन लिया था। ओके, अब मानते हैं मेरे दोस्त 1,20,000 ही था हम लोगों का, इन्हें 10-10 हजार की कुल इंस्टॉलमेंट में रीपे करना था। अब बैंक क्या करेगा कि इनकी जो प्रॉपर्टी होगी उसको उठा लेगा, इनकी जो प्रॉपर्टी होगी उसको उठा लेगा। ठीक है, उनकी, अब हो सकता है इन्होंने कुछ भी मॉर्गेज का घर किया हो या वट एवर जो किया हो, उस प्रॉपर्टी को पोजेशन यहां पर ले लेगा। पोजेशन लेने का मतलब है कि बैंक विल नॉट बिकम ओनर, बट उसके पास यहां पर इसकी ओनरशिप नहीं होगा, लेकिन रखने का अधिकार आ जाएगा। टेक पोजेशन से लीज ऑफ दी प्रॉपर्टी। इफ बोरोअर डिफॉल्ट, ये तब है। चलिए सर ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अगर किसी व्यक्ति ने लोन लिया है, जैसे कि अगर हम लोग बात करें आशीष गौतम की बात करते हैं, आशीष गौतम का काम है जूते बनाने का। ओके, और आशीष गौतम ने क्या किया कि आगरा में अपनी जो फैक्ट्री है उसको, या उसका जो स्टॉक है उसको यहाँ पर गिरवी रख दिया। ओके, गिरवी रख दिया मेरे भाई। अब यार दोस्त, ऐसा तो होगा नहीं कि बैंक बोलेगा कि आशीष गौतम ने पैसा नहीं दिया तो एक काम करो, आशीष गौतम का जो शूज का सामान है वो सारा का सारा ले आओ मेरे भाई, जो ये सामान है इसका जो रॉ मटेरियल है मेरे भाई उसको ले आओ। समझ रहे हो इस बात को? तो फिर होगा क्या ना, ऐसा होगा क्या, उसकी ले आओ यहाँ पर सामान को। फिर ऐसा कोई रॉ मटेरियल को नहीं, रॉ मटेरियल को नहीं लाएंगे। उस केस में क्या होगा कि बैंक मेरे बिजनेस का टेक ओवर कर लेगा, बिजनेस को तब तक चलाएगा जब तक उसका पैसा रिकवर नहीं हो जाएगा। जैसे ही पैसा रिकवर हो जाएगा वो आपके बिजनेस को भी आपको लौटा देगा। समझ में आया ये पॉइंट? देखो, अगर किसी को मेरे से डिस्कशन करना है एसबीआई के रिगार्डिंग, 8126580408, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। 8126580408, इवन किसी के रिगार्डिंग भी। अगर बिजनेस भी घाटे में चल रहा हो, यार पूजा, यार आप यू आर सो इंटेलिजेंट बेटा, मालूम है अगर बिजनेस घाटे में चल रहा होगा तो फिर उसकी असेट को सेल करके रिकवर किया जाएगा। अब राजी राजी गैर राजी पैसा यहां से रिकवर तो किया जाएगा। अंकुश, ये प्रोसेस इतनी डिले में नहीं होगी, पहले ही चालू हो जाएगी। क्लासिफिकेशन अपनी अपनी जगह है। ओके, अब जरा देखते हैं आगे। कोई किन केसेस में सरफाइसी एक्ट लागू नहीं होता है? किन केसेस में, मेरी आवाज आ रही है ना क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं? किन केसेस में सरफाइसी एक्ट लागू नहीं होता है?
अगर कोई लोन का बकाया आउटस्टैंडिंग, ये सारे एग्जाम के क्वेश्चन हैं, 1 लाख रुपीज तक है, अगर लोन का आउटस्टैंडिंग 1 लाख रुपए तक है तो यहां सरफाइसी एक्ट लागू नहीं होगा। समझ में आया? मतलब अगर लोन का बकाया, आपने कोई एक्स वाई जेड लोन लिया है, आपका 1 लाख तक बकाया, तो बैंक कहेगा 1 लाख इज नॉट अ बिग डील यार, इतना बड़ा अमाउंट नहीं है, और इतना बड़ा अमाउंट नहीं, मतलब इसकी इंटेंट खराब नहीं है, और इसका बकाया 1 लाख रुपए तक का, तो इसका मतलब ये भविष्य में चुका देगा। ओके। दूसरा, अगर एग्रीकल्चर लैंड जो है फार्मर की, आप उसको सोल्ड नहीं कर सकते हैं, किसी फार्मर ने लोन लिया है बट आप उसकी एग्रीकल्चर लैंड को सोल्ड नहीं कर सकते। जो अमाउंट ड्यू है, अगर वो 20% ही बकाया है, मतलब जैसे कोई लोन लिया है 80% तक उसने पे कर दिया, 20% बकाया है, तो इसका मतलब यह है कि भाई उसने ऑल जो अमाउंट है, जब उसमें से 80% पे कर दिया, तो इसका तो अर्थ है कि वो बाकी भी पे करेगा। बट हाँ, किसी कारणवश अगर नहीं वो पे कर पा रहा है तो आप उससे बात कर लीजिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि फिर वो उसकी इंटेंट खराब है, जिसने 80% पे किया वो 20% भी करेगा। तो इस केस में क्या होगा मेरे भाई, सरफाइसी एक्ट लागू नहीं होगा। सरफाइसी एक्ट लागू नहीं होगा। हिंदी वाले विद्यार्थी एक बार देख लीजिए। इस केस में रिलैक्सेशन दी जाएगी, हाँ बिल्कुल। देखो यार, मैं तो तुम्हें एक चीज और बस समझाता हूं। एक वर्ड उधर, रिकंस्ट्रक्शन। बैंक ये बहुत कुछ बहुत करता है, रिकंस्ट्रक्शन। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मिस्टर एक्स हैं, इन्होंने लोन लिया और ये रीपे नहीं कर पा रहे, तो बैंक कहेगा एक काम करते हैं, अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप रीपे नहीं कर पा रहे हैं, तो हम आपके लोन को रिकंस्ट्रक्ट कर ले रहे हैं। रिकंस्ट्रक्ट मतलब, अगर आपकी 10 साल की इंस्टॉलमेंट है, हम इसे 15 साल की इंस्टॉलमेंट कर देते हैं, थोड़ा इंटरेस्ट ज्यादा लगेगा, बट ऐसा है कि आपकी इंस्टॉलमेंट छोटी 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 हो जाएंगी। ओके। इसमें जो नोटिस दिया जाता है वो 60 दिन का दिया जाता है, सरफाइसी एक्ट में 60 डेज का नोटिस दिया जाता है। रिकंस्ट्रक्शन हो जाता है लोन का। अब जरा देखना, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, डेट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल, डीआरटी, डीआरएटी, कुछ चीजें मैं दिखा रहा हूं पेजेस, जानकर इसको आपको रीड करना है, इसको आपको पढ़ना है, क्योंकि रिकवरी में मैं पूरा का पूरा मेरे दोस्त एक दिन में नहीं पढ़ाऊंगा इसे। कल की जो क्लास रहने, कल भी हो सकता है मैं क्लास लूं, क्योंकि जो मेरी क्लास बीच में नहीं हुई है, तो ऐसे में फिर मेरे भाई मैं आपको ये समझाऊंगा कि डीआरटी क्या होता है, डीआरएटी क्या होता है, और यहीं पर हम लोग पढ़ेंगे एआरसी। तो आपके लिए होमवर्क है, तीन चीजें, डीआरटी, डीआरएटी और असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, इन तीनों को कंप्लीट करिएगा। ओके, सबसे पहले प्रायोरिटी इन तीनों को देना मेरे दोस्त। आज की क्लास यहीं तक है हंशिका, मेरे को शाम को निकलना है इसलिए। ठीक है, मैं आपको कल जो क्लास लूंगा वो पूरी प्रॉपर रहेगी, कल या जैसे भी मैं कल पूरा प्लान करता हूँ आपका। सिर्फ आज तक का है, आज के बाद से सारी चीज जैसे पहले चल रही थी, ओके, बिल्कुल वैसे ही चलेंगी। ठीक है, लेकिन आप एक काम करना, इस एनपीए टॉपिक को एक बार पढ़ लेना। कोई डाउट होगा हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेंगे। नेक्स्ट क्लास में नेशनल इनकम का छोटा सा पार्ट, एनपीए का छोटा सा पार्ट, और स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक रिलेटेड मैं पॉइंट आपके साथ डिस्कस करूंगा। और डे आफ्टर टुमारो हम लोग का जो 12 बजे का सेशन है यूट्यूब पे, वो भी आरबीआई रिलेटेड चालू हो जाएगा। आज भी जो बच्चे ऐसे हैं जिनको कि करंट अफेयर्स का मेरे बैच का इंतजार कर रहे हैं, वो करंट अफेयर्स का बैच आने वाला है भाई साहब, ये आपका 2 या 3 दिन में चालू हो जाएगा। उस पर भी ताबड़तोड़ बैटिंग करेंगे। ओके, ठीक है। ओके अंकुश भाई, ओके पूजा, चलो ठीक है। अपने ध्यान रखना मेरे दोस्तों, मुलाकात करते हैं डे आफ्टर टुमारो। राधे राधे दोस्तों।